सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा जानकारियां मैं आपको दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो प्रश्न है कि भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये कब मिला था? तो आंसर होगा 1971। और मैं आपको प्रश्न क्यों पढ़ा रहा हूं, इतना पुराना है तो आप सभी जानते होंगे, अभी इनका निधन हो गया। भारत के हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता था MS स्वामीनाथन को, और अभी इनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, हरित क्रांति क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बिल्कुल सिंपल और एक लाइन में बोलूं तो अच्छी उपज वाले बीजों का उपयोग करना ताकि उत्पादन बढ़ सके, यही इसका उद्देश्य है। और याद रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, इसको तीसरी कृषि क्रांति भी कहते हैं। तो MS स्वामीनाथन इनको भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को पेश करने के लिए 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। वर्ल्ड फूड प्राइज पहला इन्हीं को मिला था 1987, ये याद रखना। फिर हमने जैसा कि देखा 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला था। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी मिला था। और भी कई अवार्ड इन्हें मिले जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड इनको मिल चुके हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और टाइम पत्रिका ने उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में मान्यता दी है। अच्छा, हमने कहा कि भारत में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता था। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग को। और अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताओ सदाबहार क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो उसका भी उत्तर होगा MS स्वामीनाथन जी को ही। और ये क्या है सदाबहार क्रांति? तो इसका उद्देश्य है भारत में कृषि का समग्र यानी कि पूर्ण रूप से विकास करना, इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां रिवॉल्यूशन में आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। आपने कहा हरित क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन यानी कि रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, इसका संबंध है जूट उत्पादन से। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से इसका संबंध है। श्वेत क्रांति या जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, आप सभी जानते हो, दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है और इसका जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भूरी क्रांति की बात करेंगे तो चमड़ा और कॉफी उत्पादन से इसका संबंध है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन हो गया। वहीं गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो फ्रूट्स और हनी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर। ध्यान देना, ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है और ऊपर हमने देखा था वो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है। सदाबहार क्रांति मैंने आपको बताया संपूर्ण रूप से कृषि का उत्पादन से संबंधित है ये। वहीं रजत फाइबर क्रांति की बात करेंगे तो कपास उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन हो गया। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू से हो गया। और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से हो गया। तो इसको एक आध बार रीड कर लोगे आप तो ये ध्यान में रहेंगे आपको। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। तो रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये एक वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाली। और कौन सा वायरस है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों की लार के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। आमतौर पर जानवरों के काटने के माध्यम से, मुख्य रूप से कुत्ता हो गया। और वैसे कुत्तों के द्वारा फैलने वाले रेबीज के वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 का। और इस बार की थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, रेबीज में पानी से डर लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर लगना। और बात करें पहली बार इस दिन को कब मनाया गया था, तो 2007 में। अच्छा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। हमने कहा ये एक वायरल बीमारी है, वायरस से होता है। तो कौन सा वायरस? रेबडो वायरस, ये भी ध्यान रखना। और आप जानते हो कि भारत का वो कौन सा राज्य बना जो रेबीज से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है? तो आंसर होगा गोवा। वैसे टीबी को खत्म करने का लक्ष्य हमारा कब का है? 2025 का है। लेकिन मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का। अच्छा देखो, वैसे 28 सितंबर को इस बार हम विश्व समुद्री दिवस भी मना रहे हैं, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस बार मना रहे हैं, हर बार नहीं मनाते, क्योंकि ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, तो चेंज होता रहता है। तो इस बार हम 28 सितंबर को मना रहे हैं, ये याद रखना। इसकी थीम भी है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट्स गोज ऑन। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, एक स्टैटिक प्रश्न है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का
मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपको बताना है। और अभी कल ही मैंने आपको सितंबर के सारे डेज रिवाइज कराए थे, तो आज मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो, जिससे आपको पता लगे कि आपको याद है कि नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 40वें स्थान पे। यहां हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की। इसको जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें भारत 132 देशों में से 40वें स्थान पे रहा है। और इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा? तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है और तीसरे पे अमेरिका है। वैसे हमने कहा इसको जारी किया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इसकी स्थापना होती है 1967। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग। अब ध्यान रखना 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस सूचकांक में आपको रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया उसमें भारत 126 नंबर पर है, टॉप पे फिनलैंड है। 126 नंबर पे एक और जगह हैं हम ग्लोबल पीस इंडेक्स में, लेकिन उसमें टॉप पे आइसलैंड है। अच्छा, आइसलैंड एक और जगह टॉप पे है। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, लेकिन उसमें भारत 127 नंबर पे है। एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था जिसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। फिर एक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आया जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 67 नंबर पे है, टॉप पे स्वीडन है। एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक आया जिसमें टॉप पे डेनमार्क है, तो भारत 40वें स्थान पर है। फिर एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया जिसमें भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है और इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पे है, तो टॉप पे सिंगापुर है। एक हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 आया, इसमें टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है। और वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया उसमें भारत 38 नंबर पे है। तो ये 2023 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्सेस हैं। कई बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, तो अब आपको ये याद हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा इंदौर में। तो अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी 26 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। अच्छा, अगर पूछूं ये स्मार्ट सिटी मिशन ये कब शुरू हुआ था? ये 25 जून 2015 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या है? 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी में बदलना। स्मार्ट सिटी मतलब कि स्मार्ट संसाधनों के माध्यम से नागरिकों को आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करना। और आपको बता दूं, यहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। तो ये सम्मान किसे मिला देखते हैं जरा। तो बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला इंदौर को, जिसमें दूसरे स्थान पे गुजरात का सूरत है, तो तीसरे पे उत्तर प्रदेश का आगरा। वहीं राज्यों स्टेट की कैटेगरी में मध्य प्रदेश टॉप पर है। अच्छा, यहाँ पे इंदौर से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के मैं आपको पॉइंट रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर ये इंदौर बना था। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था इंदौर में ही। और आपको याद है 2023 में ही 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंदौर में ही। और लगातार 6 बार ये इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछे अभी 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, तो फिर उत्तर आपका महाराष्ट्र का पंचगनी हो जाएगा। इंदौर 1 लाख से ज्यादा आबादी में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे कर दिया गया। और लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय बनाया गया इंदौर में ही। उसके अलावा याद रखना, ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय ये कौन सा बना? इंदौर बना। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर पूछे कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय कौन सा बना था, तो आंसर होगा इंदौर नगर निगम। पहला वाला बना था गाजियाबाद। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो एशियन गेम्स। और इसमें जो स्टैटिक्स होते हैं, बार बार जब भी ये मैंने कहा था आपको, जब भी हम इस प्रश्न की बात करेंगे वो सारे स्टैटिक या जो कॉमन क्वेश्चन है वो बार बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ताकि ये जब तक खत्म होंगे ना गेम्स, ये तो आपको रट ही जाएंगे। जैसे कि एशियन गेम्स 2023 में इसका ये 19वां संस्करण है। कब से कब तक? 23 सितंबर को शुरू हुआ, 8 अक्टूबर तक चलना है। और इसमें टीम इंडिया का स्पॉन्सर है अमूल।
और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर 2 खिलाड़ी हैं। एक तो हरमनप्रीत सिंह है जो कि मेंस हॉकी टीम की कप्तान है, और एक लवलीना बोर्गोहेन है जो बॉक्सर है। और अभी क्वेश्चन की बात करें तो अभी भारतीय पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने इसमें गोल्ड जीता है। तो टीम ने गोल्ड जीता है तो टीम में कितने खिलाड़ी हैं? इसमें 3 है, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा। अभी तक कौन कौन से या किस किस में गोल्ड आए हमारे पास? तो सबसे पहला गोल्ड हमारे पास शूटिंग में ही आया था 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में। फिर महिला क्रिकेट टीम गोल्ड लाई, फिर घुड़सवारी में गोल्ड आया, फिर शूटिंग में 5th कोर गोल्ड लेकर के आई 50 मीटर राइफल इवेंट में। फिर शूटिंग में ही हमारे पास एक और गोल्ड आया वुमेन्स 25 पिस्टल टीम इवेंट में। और आज भी शूटिंग में हमारे पास गोल्ड आया, और वो पुरुषों की टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड आया। तो अभी तक हमारे पास 6 गोल्ड आ चुके हैं। और अभी तक जितने भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा वो गोल्ड से संबंधित कराऊंगा, क्योंकि ब्रॉन्ज भी आ रहे हैं और सिल्वर भी आ रहे हैं। तो डेली में अगर इस तरह से कराने लगूंगा तो आपके दिमाग में भी कचरा हो जाएगा। वो सब लास्ट में बताऊंगा मैं कि कितने सिल्वर आए, कितने ब्रॉन्ज आए, लेकिन तब तक गोल्ड बताऊंगा तो कम से कम गोल्ड तो आप याद कर लोगे। अब इसके इतिहास पे भी चर्चा करते हैं। एशियन गेम्स पहला हुआ था 1951 में नई दिल्ली में, पिछला वाला 2018 में हुआ था इंडोनेशिया में। 4 साल के बाद होते हैं तो 2022 में होना था, लेकिन अब हो रहा है 2023 में चाइना के हांगझाऊ में। और चाइना में भी कहा हांगझाऊ में, ये याद रखना। और 2026 वाला ये जापान में होगा, ध्यान रखना। ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए सितंबर 2023 में कोरिया ओपन बैडमिंटन युगल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो विश्व के तीसरे नंबर की भारतीय जोड़ी है ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जिन्होंने अभी कोरिया ओपन में मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया, और इस तरह से आप कह सकते हो वे कोरिया ओपन का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, क्योंकि इनसे पहले 2017 में पीवी सिंधु ने यहाँ पे वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बता दूं, इसी साल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कई और टूर्नामेंट जीते, जैसे कि मलेशिया ओपन का खिताब जीता, इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता, स्विस ओपन का खिताब जीता, और अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड इन्होंने ही जीता। तो इन सब कारण से इनका नाम काफी चर्चा में है। इनके अलावा भी मैं आपको बता दूं, एक तो याद रखना, इस साल जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहा जाता है, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था कुनलावुत वितिदर्शन ने, वो थाईलैंड के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल जीता था आन सी यंग ने, ये साउथ कोरिया की प्लेयर हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है, और अध्यक्ष हैं पॉल एरिक, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 56वें स्थान पे, 56 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 जारी किसने किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो भारत इसमें 64 देशों में से 56वें स्थान पर है। भारत, आपको बता दूं, 2022 में इस रैंकिंग में 52 नंबर पे था। तो ये जो रैंकिंग है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, मिनिमम वेज, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो भारत, याद रखना, इसमें 56 पे है। टॉप पे कौन है? टॉप पे इसमें स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे लग्जमबर्ग है, और तीसरे पे इसमें आइसलैंड है। बाकी रैंकिंग का जो प्रश्न आया था पीछे एक, वहां पे सारी रैंकिंग मैं आपको रिवाइज करा ही चुका हूं। तो फिर अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान ये टॉप पर है? तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया है, जिसमें 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज शामिल है, और इन सभी में बात करेंगे तो IISc बेंगलुरु ये टॉप पर है। और आप कह सकते हो लगभग 6 साल के बाद IISc बेंगलुरु इस लिस्ट में टॉप पे आया है। भारतीयों में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है उनमें टॉप पर है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज ये किस देश की हैं इस लिस्ट में, तो इस मामले में भारत चौथे स्थान पर है और USA टॉप पर है, क्योंकि उसके 169 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शामिल है। और अगर बात करें इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो लंदन में है, सेकंड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका की है, और तीसरे पे मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका का है। तो ये टॉप 3 भी मैंने आपको बता दिया, और भारतीयों में IISc बेंगलुरु टॉप पर है, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ये भी ध्यान रखना। और वैसे भी आप देख सकते हो आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आज इंडेक्स से 3 प्रश्न बताए मैंने आपको, और तीनों इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी मैं आपको याद दिला दूं
कोई बात नहीं, आप भूल जाते हो तो, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ, तब तो याद से कर दिया करो वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करा करो। आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे भी करना चाहो वो आपकी सहूलियत, लेकिन प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। तो अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अभी इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोकुल सुब्रमण्यम को। तो याद रखना, इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। इंटेल ये अमेरिका की कंपनी है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। बाकी देखो, सुब्रमण्यम से एक नाम याद आएगा आपको, वो नाम मैंने लिखा भी है, देखो, BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO हैं ये। फिक्की के महासचिव, ये अभी सेक्रेटरी जनरल बने थे शैलेश पाठक, और फसाए इसके CEO बने थे अभी गंजी कमलावी राव। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द डे आई बिकम अ रनर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सोहिनी चट्टोपाध्याय ने। तो लेखिका है सोहिनी चट्टोपाध्याय, अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द डे आई बिकम अ रनर। अब चलो 2023 की इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। मैंने आपको कहा था कि 10 बुक्स करके मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो पिछली बार जो रिवीजन करवाया था वो अलग 10 बुकें थी और आज की बुक्स ये अलग हैं। जैसे कि ये देखो, विक्ट्री सिटी नाम की बुक को किसने लिखा? सलमान रुश्दी ने। नाउ यू ब्रीथ ये बुक है राखी कपूर की, और याद रखना इस बुक के लिए भी इन्होंने, या इस बुक ने गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता था। और अगर आपने हमारा रिवीजन वाला वीडियो देखा हो तो वहां पे ये प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है और आपको जोड़ देके बताया भी था, ध्यान रखना इसे। बाकी द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसको लिखा अभय के ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, इस बुक को लिखा है P ज्योति मणि ने। और ये कौन है? ये मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। अभी इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ, इस बुक को लिखा सज्जन सिंह यादव ने। इसको लॉन्च किया था बुक को हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया। और एज गुड एज माई वर्ल्ड, इस बुक को लिखा है KM चंद्रशेखर ने। और बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस बुक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इस बुक को लिखा है अनुराग बेहर ने। बाकी छत्रपति शिवाजी महाराज, इस बुक को लिखा है श्रीमंत कोकाटे ने, और ये प्रसिद्ध मराठी लेखक है और ये इनकी पहली अंग्रेजी पुस्तक है। बाकी कोटिंग इंडिया, इस बुक को लिखा है नंदिनी दास ने। तो आज हमने ये 10 अलग बुक करी है। अगली बार जब बुक वाला प्रश्न आएगा तो इससे अलग बाकी के जो 10 बुकें होंगी, इस तरह से मतलब आप देखोगे धीरे धीरे हम करके 10 करके 2023 की सारी बुक्स में आपको जो करंट अफेयर्स में आई है वो रिवाइज करा दूंगा। फिर जब सारी एक बार हो जाएगी फिर इन्हीं को मिक्स कर करके पढ़ते रहेंगे, या यही शीट हम रिपीट करते रहेंगे। तो रिपीटेशन ही रिवीजन है। एक ही चीज को बार बार पढ़ने का मतलब क्या है? हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे आप बताओ, आप मैथ्स करते हो, आप रीजनिंग करते हो, या कोई भी सब्जेक्ट करते हो, आप मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ लो, सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट वाला, करके छोड़ दो। बार बार क्यों करते हो? क्योंकि अगर उसको रिपीटेशन में नहीं लाओगे, उसका रिवीजन नहीं करोगे तो वो लाओगे। तो ये हर चीज में लागू होती है। इसीलिए मैं आपका वो रिवीजन वाली क्लास लेकर के आता हूं, तो उसको देखा करो। जितनी ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट है उतनी ही वो वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको नई नई न्यूज मिलती है और उस क्लास में उन न्यूज को आप याद रखते हो। बाकी ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको? और हाँ, अगर आप में से कोई पहली बार फर्स्ट टाइम आज की इस क्लास को देख रहे हैं तो वो स्टूडेंट जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके मैसेज करने से मुझे ये भी पता चलेगा। जैसे आप लिखोगे कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, कैसी क्लास लगी, तो मुझे ये भी पता लगेगा कि हाँ कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, मतलब कोई नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। बल्कि शेयर आप लोग करोगे तभी जुड़ेंगे, है ना भाई लोग? शेयर जरूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि 19वें एशियन गेम्स में सिफ्त कौर ने गोल्ड जीता, उनका संबंध किस खेल से? शूटिंग से है। फिर पूछा देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक ये कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा उत्तराखंड के देहरादून में। फिर पूछा किसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया? तो आंसर होगा विवेक भसीन को। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष व्यक्ति कौन बने? लिएंडर पेस। फिल्म 2018 को ऑस्कर 2024 के लिए अभी नॉमिनेट किया गया, तो ये किस भाषा में है? मलयालम। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाएगा? शक्ति दीदियां। और केंद्र सरकार ने M राजेश्वर राव के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया, वे क्या हैं? RBI के डेप्यूटी गवर्नर। और किस म्यूचुअल फंड ने CBSE के साथ साझेदारी में निवेशक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? कोटक म्यूचुअल फंड। और फिर पूछा टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड विजिल्स नाम की बुक को किसने लिखा? V राघवन। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल के वीडियो में पूछा था हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बन गए, तो आंसर होगा निरंजन गुप्ता। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।